यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। वीडियो के नीचे परीक्षा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज लेने के लिए मुकेश G50 कोड का प्रयोग करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। सबको राम राम, मेरा नाम रवि। आज करते हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकसभा के बारे में। आप सबको पता है हाल ही में हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकसभा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता एग्जामिनर। राज्यसभा की इससे पहले वीडियो आ चुकी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर पहले देखो, उसके बाद लोकसभा की वीडियो देखना। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, आप सबको पता है संसद के 3 अंग होते हैं। आप सबको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मैंने पिछली क्लास में राज्यसभा करवा दिया, आप जाकर वो पहले वीडियो देखो। आप सबको पता है संसद का आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद के अंदर आती है, 79 में। और लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है, 80 में। आप सबको पता है। आपको पता है लोकसभा किस अनुच्छेद के अंदर आती है, आर्टिकल 81। और राष्ट्रपति आते हैं हमारे 52 नंबर में, आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52। आप सबको पता है अगर 52 में 11 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 63। आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अगर आप 63 में और 11 जोड़ दोगे तो क्या होगा, आर्टिकल 74 आ जाएगा। आर्टिकल 74 जिसमें किसका वर्णन है, हमारे पीएम साहब का, प्रधानमंत्री का इस आर्टिकल 74 में वर्णन है। अब आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। देखो, आप सबको पता है लोकसभा कैसा सदन है, पहला सदन है। और हम राज्यसभा पढ़ा था, वो सेकंड सदन है। ये लोकप्रिय सदन है। आप सबको पता है लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन क्यों है, क्योंकि यहाँ से लोगों द्वारा चुने गए मेंबर जाते हैं लोकसभा में, इसलिए लोकप्रिय है। शक्तिशाली सदन है। आप सबको पता है लोकसभा शक्तिशाली सदन है। शक्तिशाली सदन क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा के पास होती है, इसलिए शक्तिशाली सदन है। ये युवाओं का सदन है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कौन सा सदन युवाओं का सदन है, वो है लोकसभा। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी जरूरी है। अगर हमने लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए, इसलिए लोकसभा युवाओं का सदन है। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। देखो, रब कर देता हूँ मैं एक बारी। पहला एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। आप सबको पता है लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक या पहला सत्र कब आरंभ हुआ। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि लोकसभा की पहली बैठक या पहला सत्र कब आरंभ हुआ, वो हुआ 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक या पहला सत्र आरंभ हुआ और लोकसभा की स्थापना हुई 17 अप्रैल 1952 को। अगली बात करते हम कार्यकाल की।
एग्जामिनर कार्यकाल से प्रश्न पूछता ही पूछता है। कार्यकाल से डबल स्टार लगा लियो भाई इसके ऊपर, डबल स्टार। देखो पहला प्रश्न ये बनता है, लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। देखो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? वो 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो भी 5 साल। आप सबको पता है आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 का यूज करके राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। आप सबको पता है कि भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 85 का यूज करके। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले? पीएम साहब की, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का प्रयोग करके लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। दूसरी बात कि आज तक लोकसभा कितनी बार भंग हुई? एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आज तक लोकसभा कितनी बार भंग हो चुकी है? वो हो चुकी 8 बार। वो हो चुकी 8 बार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार कब भंग हुई और आखिरी बार मतलब 8वीं बार कब भंग हुई? 2 ही डेट इंपॉर्टेंट होती है, बीच वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखो आप सबको पता है पहली बार कब हुआ? 1970 में पहली बार लोकसभा भंग हुई थी। और लास्ट बार कब हुई थी? 1999 में। ये 2 ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर है कि पहली बार लोकसभा कब भंग हुई थी? 1970 में। और लास्ट बार कब भंग हुई थी? 1999 में। आज तक कितनी बार हुई है? 8 बार। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन बनता है, देखो अगला क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 85। पहले 85 करने से पहले हम योग्यता पढ़ लेते हैं। योग्यता आर्टिकल 44 में आती है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए और वो किस आर्टिकल में आती है? योग्यता किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 84। देखो अगर हमने लोकसभा का सदस्य बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? उसकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। 25 साल उम्र होनी चाहिए। वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य वो बनागा जिसकी उम्र 25 साल हो, भारत का नागरिक हो। लाभ के पद पर ना हो। इंपॉर्टेंट बात भाई, लाभ के पद पर ना हो। आपको कहोगे सर लाभ के पद का मतलब क्या होता है? लाभ के पद पर वो होता है सरकारी नौकरी में उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, कि वो सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब यो है कि लाभ के पद पर ना हो। चौथी बात कि योग्यता कौन सी होनी चाहिए? कि वह पागल वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया, आप सबको पता है दिवालिया। आप कहोगे सर पागल तो ठीक है, ये दिवालिया क्या होता है? दिवालिया वो होता है जिसके सिर के ऊपर कर्जा हो, उस व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के सिर के ऊपर कर्जा है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, उसके सिर पर कर्जा नहीं होना चाहिए। मेन बात है यह। अगला कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये इसकी योग्यताएं हैं। अगली बात करेंगे हम आर्टिकल 85 की। आर्टिकल 85 में ऐसा क्या है? देखो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 85। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल
85 नहीं है, ये आर्टिकल 82 है। मैं आपको चेक कर रहा था, आप क्या कहोगे। आर्टिकल 82 देखो, आर्टिकल 82 में क्या है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल 82 में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है। देखो आर्टिकल 82 में क्या है, आर्टिकल 82 में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। आप सबको पता है राज्यसभा के सदस्यों का कोई भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कोई भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र होता है, आपने लगाना नहीं होता। ये ओनली लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र होता है आर्टिकल 82 में। देखो आप सबको पता है निर्वाचन क्षेत्र किसके आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र किसके आधार पर होता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र होता है। कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत, वो देखो वो होता है 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र होता है। कब तक नहीं बढ़ा सकते, देखो वर्तमान में जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेगी। कब तक नहीं बढ़ा सकते, 2026 तक हम लोकसभा के सदस्यों को घटा और बढ़ा नहीं सकते। 2026 तक किस संविधान संशोधन के तहत, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत हम लोकसभा की सीटों को घटा बढ़ा नहीं सकते। कब बढ़ा सकते हैं, 2026 के बाद हम घटा और बढ़ा सकते हैं। अगली बात देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र आर्टिकल 82 में है। इसका एक अध्यक्ष होता है, एक समिति का गठन किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाने के लिए। उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है। क्या नाम उस समिति का, प्री-सिमन समिति। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डबल स्टार लगा लियो भाई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्री-समन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्री-समन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। याद रख लियो भाई, हमेशा पूर्व न्यायाधीश प्री-समन समिति का अध्यक्ष होता है। प्री-समन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा पूर्व न्यायाधीश। आज तक प्री-समन समिति कितनी बार हुई है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 बार। आज तक प्री-समन समिति का गठन 4 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ, 1952 में। 1952 में 10 जोड़ दो 1962 में 10 जोड़ दो 1972, और इसमें जोड़ दो 30 2002। देखो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है प्री-समन समिति का गठन आज तक कितनी बार हुआ है, 4 बार। कब हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो हम प्री-समन समिति को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जो भी निर्णय प्री-समन समिति का अध्यक्ष करेगा, प्री-समन समिति का अध्यक्ष करेगा, निर्णय कौन लेता है, हमेशा पूर्व न्यायाधीश। जो भी ये निर्णय लेगा उस निर्णय को हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी समिति का निर्णय हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। प्री-समन समिति का निर्णय हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर, सबसे अधिक जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर अधिक है? जनसंख्या के हिसाब से देखो, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है वो है उन्नाव में। उन्नाव सबसे ज़्यादा है, उन्नाव। देखो ऐसे आएगा उन्नाव कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव पड़ता है यूपी के अंदर। उन्नाव पड़ता है यूपी के अंदर। और जनसंख्या में बड़ा और छोटा है निर्वाचन क्षेत्र। यो बड़ा उन्नाव उत्तर प्रदेश और छोटा है लक्षद्वीप। अगर आपसे ये पूछ ले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में है और छोटा है लक्षद्वीप। आपको सर क्षेत्रफल में और बताओ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है लेह लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लेह लद्दाख। और छोटा कौन है? चांदनी चौक जो दिल्ली के अंदर है, चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन बनता है लोकसभा की संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? देखो लोकसभा में सदस्यों की संख्याएं, लोकसभा में सदस्यों की संख्याएं कितनी है साहब? आप सबको पता है अधिक से अधिक कितनी है? अधिक से अधिक अधिकतम आप सबको पता है 552। आप सबको पता है 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 550 है। देखो यहीं पर लिख देता हूँ मैं। देखो लोकसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक सीट कितनी है? वो है 552। आप सबको पता है, लेकिन वर्तमान में अब 550 है। आपको सर ऐसा क्यों? आप सबको पता है, आपको पता सबको कि एंग्लो इंडियन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगा दिया है। आप सबको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था, जो अब नहीं होंगे। तो 552 थे तो 2 घटा दिए तो 550 हो गए। कितने पर वर्तमान में चुनाव होता था? चुनाव होकर कितने आते थे? आप सबको पता है कितने आते थे? 545। कितने आते थे? 545। देखो आप सबको पता है कि चुनाव होकर 545 आते थे, लेकिन अब कितने आते हैं? 543। चुनाव होकर आते थे 545, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन नहीं आते। अब कितने आ गए? 543। आपको हो गए सर चुनाव होकर आते हैं इतने, राज्यों से कितने आते हैं? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राज्यों से लोकसभा के सदस्य कितने आते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने आते हैं? आप सबको पता है कितने आते हैं? 530। आप सबको पता है लोकसभा में राज्यों से 530 सदस्य आते हैं, लेकिन वर्तमान में 524 आते हैं। लेकिन वर्तमान में 524 आते हैं। आप कहोगे सर 6 कहाँ पर गई? आप कहोगे सर 6 कहाँ पर गई? आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। जो 6 सीटें थी वो कहाँ पर गई? केंद्र शासित प्रदेश में गई। कितनी गई? 6। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में से भी एक लद्दाख क्षेत्र बना दिया अलग से। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। 5 सीटें जम्मू कश्मीर के पास गई और 1 सीट कहाँ पर गई? लद्दाख के अंदर। टोटल होगी 6। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए
कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्य कितने आते हैं? वो आते थे 13, लेकिन वर्तमान में आते हैं 19। देखो, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा के सदस्य आते थे 13, लेकिन अब जब जम्मू एंड कश्मीर बना, केंद्र शासित प्रदेश सब और आने लगे, तो टोटल कितने हो गए? 19। टोटल हो गए 19। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा के सदस्य आते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक किस राज्य से लोकसभा के सदस्य आते हैं? वो आते हैं यूपी से। कितने आते हैं सर? वो आते हैं 80। कितने आते हैं? 80। दूसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र से कितने आते हैं? वो आते हैं 48। महाराष्ट्र से आते हैं 48। और तीसरे नंबर पर आते हैं वेस्ट बंगाल से वो आते हैं 42। देखो, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य किस राज्य से आते हैं? वो आते हैं यूपी से। दूसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र से, वो आते हैं 48। और अगर वो पूछ ले कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य कहाँ से आते हैं? बंगाल से, वो आते हैं 42। आप सबको पता है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि टोटल चुनाव होकर या टोटल सदस्य कितने हैं तो निर्वाचित होकर आते हैं, वो कितने हैं? देखो, 524 तो ये और 19 ये कितने हो गए? 543 हो गए। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि वर्तमान में कितने सदस्य चुनाव होकर आते हैं, वो आते हैं 543। आप सबको पता है 2 एंग्लो इंडियन आते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कौन से आर्टिकल के तहत आते थे? देखो, रख कर देता हूँ एक बारी। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। देखो, इनमें वर्णन था एंग्लो इंडियन का। एंग्लो इंडियन 2 और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब की बार 3 स्टार लगा लियो भाई, 2 नहीं 3। क्यों? देखो, आर्टिकल 331 पे और आर्टिकल 333 पे प्रतिबंध लगा दिया, वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया। एंग्लो इंडियन, आप कहोगे सर ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? पहले यही बताओ, एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? देखो, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माता भारतीय हो और जिनके पिता यूरोपीय हों, यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश के उसके पिताजी हों और उनकी माता भारतीय होनी चाहिए। उनके पिता यूरोप के किसी भी देश के हों और उनकी माता भारतीय हों, जो उनकी संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाती है, वो एंग्लो इंडियन होती है। अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुन कर आते हैं तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेगा, क्योंकि वो चुन कर आ गए। अगर एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आते लोकसभा में तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत सर आर्टिकल 333 क्या है? आर्टिकल 333 वो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, एक किया जाता है विधानसभा में, 2 किया जाता है लोकसभा में। पहली बात कि 2 एंग्लो इंडियन कौन मनोनीत करता है? वो करता है राष्ट्रपति। देखो, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन कौन मनोनीत करता है? वो करता है राज्यपाल। देखो, दोनों बातों में अंतर है।
दोनों बातों में अंतर है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 331 के तहत। और आर्टिकल 333 में एक एंग्लो इंडियन है, वो विधानसभा में मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के तहत। राज्यपाल मनोनीत करेगा, वैसे नहीं, राष्ट्रपति नहीं करेगा। इस बात ने ध्यान दे लियो, इस पर डबल स्टार लगा लियो और अपनी कॉपी में लिख लियो। अगली बात करते हैं हम। अब रह गए 2 आर्टिकल और, इन जैसे ही हैं आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। आप कहोगे सर ये आर्टिकल में बता दो, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में क्या है? देखो आर्टिकल 332 में क्या है? आर्टिकल 330 में क्या है? एससी और एसटी का आरक्षण है। देखो आर्टिकल 330 में एससी का और एसटी का आरक्षण है। आरक्षण है लोकसभा में। कहाँ पर है? लोकसभा में। लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत एससी का और एसटी का आरक्षण है लोकसभा में। सर आर्टिकल 332 में क्या है? इसमें भी एससी का और एसटी का आरक्षण है। आरक्षण है कहाँ पर है? विधानसभा में। कहाँ पर है? विधानसभा में। देखो दोनों बातों में अंतर है। आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 का एससी और एसटी का आरक्षण का वर्णन है लोकसभा में। आर्टिकल 332 एससी और एसटी का आरक्षण है विधानसभा में। आप सबको पता है पहली बार 25 जनवरी 1950 को, पहली बार 25 जनवरी 1950 को एससी का और एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बनाया गया था। 10 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन ज़रूरत के अनुसार इसको हर 10 साल के बाद बढ़ाते चले गए। लेकिन ज़रूरत के अनुसार हर 10 साल के बाद हम इसे बढ़ाते चले गए और वर्तमान में 25 जनवरी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 10 साल और बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा में और विधानसभा में एससी का और एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। आगे देखो, आगे अगली बात करते हैं हम पदाधिकारी की। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो क्या क्वेश्चन है वो कि लोकसभा में 17वीं लोकसभा में एससी की और एसटी की सीट कितनी है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 17वीं लोकसभा में एससी की और एसटी की आरक्षित सीट कितनी है? एससी की है 84, एससी की है 84 और एसटी की कितनी है? वो है 47। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसमें एससी की और एसटी की सीटें आरक्षित हैं, वो कितनी हैं? एससी की तो 84 और एसटी के है 47। अगली बात करते हैं हम पदाधिकारियों की। देखो पदाधिकारी, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता है कि एग्जाम में पहली विधानसभा से जो पहली बार गठन हुआ था और वर्तमान में जो उनके अध्यक्ष हैं उनके बारे में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा दूसरी बताओ, तीसरी बताओ, चौथी बताओ, वो पूछेगा सिर्फ पहली और जो वर्तमान में चल रही है उसके बारे में पूछेगा। और एग्जामिनर पूछेगा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी वी मावलंकर। देखो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे ये पूछ ले कि उपाध्यक्ष बताओ, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष वो थे, अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लें, उपाध्यक्ष थे अनंत सी एम
अयंगर। क्या है, कितना अजीब नाम है देखो, अनंत सीएनएम अयंगर प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। आपको एक बात का पता होगा, आपको एक बात का पता होगा, उपाध्यक्ष कौन बनता है? उपाध्यक्ष 2006 से एक प्रथा चली आ रही है। प्रथा देखो, प्रथा ऐसे आएगी, प्रथा 2006 से एक प्रथा या मान्यता चली आ रही है कि 2006 से उपाध्यक्ष कौन बनेगा? वो बनेगा विपक्ष का नेता, विपक्ष पार्टी का सदस्य। विपक्ष पार्टी का सदस्य हमेशा लोकसभा में उपाध्यक्ष बनेगा। देखो 2006 से एक मान्यता या प्रथा चली आ रही है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन बनेगा? विपक्ष पार्टी का सदस्य हमेशा लोकसभा में उपाध्यक्ष बनेगा। कौन बने थे उपाध्यक्ष? पहली लोकसभा के अनंत सीएनएम अयंगर और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी उमालंकर, गणेश वासुदेव वालंकर। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विपक्ष का नेता कौन था? पहली लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? वो था कोई नहीं। पहली लोकसभा जब बनी उसमें विपक्ष का नेता कोई नहीं था। जब पहली बार लोकसभा बनी उसमें विपक्ष का नेता कोई नहीं था। कब बना? पहली बार विपक्ष का नेता कब बना था? 1969 में। 1969 में पहली बार विपक्ष का नेता बना था। वो कौन बना था? राम सुभंग सिंह। देखो राम सुभंग सिंह पहली बार 1969 में लोकसभा में विपक्ष का नेता बना था। वो थे राम सुभंग सिंह। आप कहोगे सर विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या प्रोसीजर है? देखो अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है, अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है तो क्या लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं चयनित, जितनी पर चुनाव होता है, लोकसभा की जो चुनाव होकर जितनी सीट आती हैं उनका 10%। देखो लोकसभा में जितनी चुनाव होकर आती है, जितनी चयनित होकर आती है, जितनी पर इलेक्शन होता है उनका 10%। देखो अपनी कितनी है? 543। जिन पर इलेक्शन होकर सदस्य आते हैं 543, इनका 10% है। इनका 10% कितना होता है? 54.3। कितना होता है? 54.3, लगभग 54 सीट। अगर विपक्ष का नेता बनना है तो उसको 54 सीट हासिल करनी होगी लोकसभा की। उसको 54 सीट हासिल करनी होगी लोकसभा की। आप सबको पता है 16वीं और 17वीं, वर्तमान में है 17वीं लोकसभा और 16वीं जो हमारी पीछे वाली थी, इनमें विपक्ष का नेता नहीं था। आप कहोगे सर क्यों नहीं था? देखो 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं। विपक्ष का नेता बनने के लिए 54 सीटें होनी जरूरी है। आप सबको पता है अगर विपक्ष का नेता बनना है तो 10% लोकसभा की सीटों का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 52 सीटें हैं, इसलिए वर्तमान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। अगर 16वीं में कितनी थी? 44 सीटें। कांग्रेस के पास 16वीं में 44 सीटें थी, वर्तमान में 52 है। विपक्ष का नेता बनना है तो 54 सीटें जरूरी होनी चाहिए, लेकिन 54 सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, 52 सीटें हैं, इसलिए विपक्ष का 17वीं लोकसभा में कोई नेता नहीं है। आप कहोगे सर अधीर रंजन चौधरी कौन है? सर जो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है, बुकों में तो ये लिखा होता है कि 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता है। 17वीं लोकसभा में ये विपक्ष का नेता है अधीर रंजन चौधरी। ये कौन है सर? देखो ये कांग्रेस का नेता है, विपक्ष का नेता नहीं है।
लेकिन हम मान लेते हैं कि कांग्रेस हमेशा विपक्ष में होती है, ये कांग्रेस का नेता है, इसलिए हम अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष का नेता मानते हैं। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है कि 54 सीटें होनी चाहिए, 54 सीटें होनी चाहिए जब ये नेता बनेगा विपक्ष का, लेकिन इसके पास है 52 सीटें, तो इसलिए नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी विपक्ष पार्टी का नेता नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, अगली बात करते हैं हम प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बहुमत का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा में बहुमत का नेता कौन था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम लोकसभा में बहुमत का नेता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सबको पता है लोकसभा में बहुमत का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है, तो इसलिए हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम लोकसभा में बहुमत का नेता, यह हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा में बहुमत का नेता कौन है? बहुमत का नेता आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने क्या पढ़ रखा है कि प्रधानमंत्री हमारे हैं वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता कि 17वीं लोकसभा में बहुमत का नेता कौन है? वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप सबको पता है बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बताओ? पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? वो थी 22। देखो भाई, पहली लोकसभा में अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो थी 22, लेकिन वो पूछ ले कि 17वीं या वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है? वो है 78। देखो हमने कितनी प्रगति कर ली। पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी 22, 17वीं लोकसभा में जो वर्तमान में चल रही है उसमें 78 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? अगर एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछ ले कि प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? वो था बकपा। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि बकपा की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1925 को। स्थापना पूछ ले कब हुई? 1925 को। अगर ये पूछ ले कि किसने की? वो की एम.एन. राय ने। आप कहोगे सर बकपा का दूसरा नाम बताओ। बकपा का दूसरा नाम बताओ। वो है सीपीआई। आप कहोगे सर सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? वो था बकपा, जिसकी स्थापना हुई 1925 में। किसने की? एम.एन. राय ने। सर आप दूसरा नाम बताओ। वो है सीपीआई, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। देखो अब हम करेंगे 17वीं लोकसभा के बारे में। 17वीं लोकसभा करने से पहले
हम 2 या 3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखो, लोकसभा के अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष वो कौन थे जिनका अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे वो जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जिनकी अपने पद पर रहते मृत्यु हो गई, वो हो गई जीवी मावलंकर और एक हैं जीएमसी बाल योगी। देखो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति हैं भाई, एक तो है जीवी मावलंकर, एक है जीएमसी बाल योगी। अगर एग्जाम में यह पूछ लिया जाए सबसे लंबा कार्यकाल किस लोकसभा के अध्यक्ष का रहा, वो किसका रहा, बलराज जाखड़ का। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल बहुत लंबा था, लोकसभा के अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल बलराज जाखड़ का था। ये थे राजस्थान के, ये थे राजस्थान के, लेकिन रहते पंजाब में थे। इनका समय क्या था, इनका समय था 1980 से 1989। देखो, ये अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, राजस्थान के थे, रहते पंजाब में थे, कार्यकाल था 1980 से 1989, सबसे बड़ा था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लोकसभा के जनक कौन है, लोकसभा के जनक, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के जनक बताओ भाई, लोकसभा के जनक कौन है, वो है जीवी वालंकर, गणेश वासुदेव वालंकर। लोकसभा के जनक पूछ ले आपसे तो जीवी वालंकर हैं। पहले अध्यक्ष भी जीवी वालंकर ही थे, जिनके अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, वो भी जीवी वालंकर थे। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताओ जिसको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ जिसको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, वो हटाया गया जीवी मावलंकर को। ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ जिसको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, वो हटाया गया जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आज तक, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आज तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही, आज तक लोकसभा की कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही, कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही, वो रही दो, एक तो 16वीं में, एक वर्तमान में 17वीं में, 16वीं में और 17वीं में। देखो, मैंने गलत कर दिया है, गलती करनी भी जरूरी है, देखो 15वीं और 16वीं में है। आज तक लोकसभा की 2 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं, 15वीं में और 16वीं में। आप पूछोगे सर उनका नाम तो बताओ। नाम है मीरा कुमारी थी 15वीं में, और सुषमा स्वराज नहीं है, सुमित्रा महाजन। गलती करनी भी जरूरी है। देखो, 15वीं लोकसभा में मीरा कुमारी थी और 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन अध्यक्ष थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आज तक लोकसभा में कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही, वो रही 2, 15वीं में रही मीरा कुमारी, 16वीं में रही सुमित्रा महाजन। अब हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा की। देखो, आप सबको पता है 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए, वो हुए कितने, 7 में, वो है 7 में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 16वीं लोकसभा थी उनके चुनाव कितने चरणों में हुए, वो है 9 में। देखो, 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 7 में और 16वीं के हुए 9 में। कितने % था चुनाव 17वीं का, वो था लगभग 67.37।
अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने परसेंट था, 67.37, इतने परसेंट दबा देख लियो। चुनाव कब हुए थे? 11 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक। देखो 7 चरणों में चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे, 19 मई को ख़त्म हुए थे। इनका रिजल्ट कब आया था? 3 दिन के बाद 23 मई को इनका रिजल्ट आया था। 23 मई को 17वीं लोकसभा का रिजल्ट आया था। देखो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा में कितनी राष्ट्रीय दलों ने या कितनी राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लिया 4 भाई, ये 3 लगाओ। देखो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि कितनी राष्ट्रीय दल या कितनी राष्ट्रीय पार्टियों ने 17वीं लोकसभा में भाग लिया था, वो लिया था 7। आप कहोगे सर लेकिन वर्तमान में तो 8 पार्टियां हैं। आप कहोगे सर लेकिन वर्तमान में तो 8 पार्टियां हैं, आपने बोला 7। देखो एक पार्टी का गठन चुनाव के बाद हुआ। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कितनी राष्ट्रीय दलों ने और कितनी राष्ट्रीय पार्टियों ने 17वीं लोकसभा में भाग लिया, वो लिया 7, लेकिन वर्तमान में 8। एक पार्टी का गठन या एक राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा 17वीं चुनाव के बाद हुआ। चुनाव के बाद मिला, किस पार्टी को मिला? वो मिला एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये है कनराड संगमा की पार्टी है। आप कहोगे सर क्या ये मेघालय के मुख्यमंत्री की पार्टी है? हाँ, ये इन्हीं की पार्टी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा की पार्टी है, एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, जिसको राष्ट्रीय दर्जा चुनाव के बाद मिला। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर 17वीं लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 303। आप सबको पता है। कांग्रेस को मिली 52। अगर चुम्बन मिल जाती तो विपक्ष का नेता बन जाता। मिली 52 और 16वीं में मिली थी 44। देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किस पार्टी की हुई? 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? गुजरात की एक लोकसभा की सीट है। क्या नाम उस सीट का? नवसारी लोकसभा की सीट है। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत गुजरात के नवसारी लोकसभा की सीट है। इससे विधायक कौन है? इससे विधायक हैं CR पाटिल। देखो CR पाटिल हैं। सबसे बड़ी जीत गुजरात के नवसारी लोकसभा की सीट है, जिसके विधायक CR पाटिल। CR पाटिल को कितनी वोट मिली? लगभग 6,90,000 इनको वोट मिली। सबसे बड़ी जीत थी इनकी गुजरात के नवसारी लोकसभा की सीट है। इसके विधायक है CR पाटिल, लगभग 6,90,000। आप कहोगे सर छोटी किसको मिली? मछली शहर विधानसभा की सीट है, यूपी की है। मछली शहर विधानसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश की है। इसके विधायक कौन है? अगर इसके विधायक पूछ लें तो इसके विधायक कौन है? बीपी सरोज। कौन है? बीपी सरोज। इसके विधायक हैं बीपी सरोज। आप कहोगे सर इसको वोट कितने मिले? इसको वोट मिले 181। देखो सबसे ज़्यादा गुजरात की नवसारी लोकसभा की सीट को मिले। कौन थे विधायक नवसारी से? CR पाटिल। लगभग 6,90,000 वोट मिले। छोटी जीत किसकी थी? मछली शहर की विधानसभा की सीट है,
उत्तर प्रदेश के अंदर है। विधायक कौन मछली शहर से? बीपी सरोज। कितनी वोट मिली? 181। कितनी मिली? 181। अगला क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिख लियो भाई। अब तक थामा ने अगर कॉपी में नहीं लिखी तो यह बात कॉपी में लिख लियो भाई, यह बात कॉपी में लिख लियो कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है, वो है चंद्राणी मुर्मू। वो है चंद्राणी, देखो भाई, चंद्राणी मुर्मू। 17वीं युवा सांसद कौन है? 17वीं लोकसभा में युवा सांसद कौन है? वो है चंद्राणी मुर्मू। ये कहाँ की है? उड़ीसा की। ये कहाँ की है? उड़ीसा की। किस सीट से विधायक है? क्योंझर लोकसभा की सीट है। देखो 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू। क्योंझर लोकसभा की सीट है जो उड़ीसा के अंदर है। क्योंझर लोकसभा की सीट है जो उड़ीसा के अंदर है। सबसे युवा सांसद है। सर आप इसकी उम्र बताओ, इतनी युवा है तो इसकी उम्र है 26। इसकी उम्र है 26 है। आप सबको पता है लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन इसकी वर्तमान में 26 साल की है। ये इसकी पार्टी कौन सी है? अगर इसकी पार्टी पूछ ले, इसकी पार्टी कौन सी है? वो है BJU, बीजू जनता दल पार्टी। बीजू जनता दल पार्टी, जनता दल। देखो 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू, 26 साल की है। क्योंझर लोकसभा की सीट है उड़ीसा में। पार्टी कौन सी है? BJU, बीजू जनता दल। आप सबको पता है दल डी से आता है, यू से नहीं, इतना तो ध्यान दे दिया रो भाई। BJD, बीजू जनता दल। आप कहोगे सर आपने युवा तो बता दी, बुजुर्ग बताओ भाई, बुजुर्ग। देखो 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? जम्मू एंड कश्मीर की सीट से है। जम्मू एंड कश्मीर सीट से है। कौन है? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला। कौन है? फारूक अब्दुल्ला। सबसे 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद है, जम्मू एंड कश्मीर से हैं। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से हैं। श्रीनगर लोकसभा की सीट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे बुजुर्ग सांसद है फारूक अब्दुल्ला। आप कहोगे सर इसकी उम्र तो बताओ। इनकी उम्र है 82। इनकी उम्र है 82। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। पर देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। एग्जाम में 5 साल नहीं पूछा जाता। एग्जाम में ये पूछा जाता है अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है, अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। देखो अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उसी टाइम पर अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आप सबको पता है उपाध्यक्ष कौन बनता है? विपक्ष का अध्यक्ष। विपक्ष दल का सदस्य उपाध्यक्ष बनता है और अध्यक्ष उन्हीं के सदस्यों में से बनता है अध्यक्ष। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शपथ कि लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को
और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन राष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लिख लियो, इब का स्टार ना लगाइयो भाई, इब का स्टार ना लगाइयो, इंपॉर्टेंट लिख लियो। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कोई नहीं, या कोई नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? वो है कोई नहीं, वो नहीं, कोई नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते, ये शपथ नहीं लेते। शपथ कब लेते हैं? ये शपथ जब लेते हैं जब ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं, ये लोकसभा के सदस्यों की शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। तो सर ये शपथ कैसे लेते हैं? शपथ ये जब लेते हैं जब ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं, तो ये लोकसभा के सदस्य की शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की। देखो इनको शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्य की। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जब ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं ये शपथ लेते हैं, ठीक बात है। दिलवाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को कौन निर्वाचित करता है? कौन मनोनीत करता है? मनोनीत करता है वो करता है राष्ट्रपति, वो करता है राष्ट्रपति। देखो प्रोटेम स्पीकर को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इसके कार्य को देखकर, इसकी वरिष्ठता और कार्य को देखकर मनोनीत करता है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को। अगर वर्तमान में ये पूछ लिया जाए प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है? वो है वीरेंद्र। अगर वर्तमान ये पूछ लिया जाए कि प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। देखो आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। वो है वीरेंद्र कुमार, वो है वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे विशेष अधिकार की, विशेष अधिकार की, कि लोकसभा को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लोकसभा को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जिस तरह से राज्यसभा को विशेष अधिकार मिले हुए थे, इसी प्रकार विशेष अधिकार लोकसभा को भी मिले हुए हैं। पहले विशेष अधिकार कि धन विधेयक, धन विधेयक। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 110। एग्जाम में ये कम से कम 15 या 20 बार पूछ लिया गया है कि धन विधेयक का आर्टिकल या अनुच्छेद कौन सा है? वो 110। अगली बात कि धन विधेयक को हम कहाँ पर सबसे पहले पारित करते हैं? लोकसभा में, लोकसभा में। देखो हमेशा 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 हमेशा, मैंने 2 बार हमेशा क्यों बोला है? क्योंकि ये हमेशा ही हमेशा लोकसभा में धन विधेयक को लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में, ना कि राज्यसभा में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या हम राज्यसभा में धन विधेयक को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। धन विधेयक को हम लोकसभा में ला सकते हैं। लोकसभा में पारित करने के बाद हम राज्यसभा में भेज देते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को इस पर निर्णय लेना होता है, इस पर निर्णय लेना होता है। निर्णय हमेशा हाँ में होता है, निर्णय हमेशा हाँ में देता है राज्यसभा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर हामी नहीं भरता तो धन विधेयक पारित समझा जाता है, पारित समझा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर हाँ भरो या ना भरो कोई मैटर नहीं रखता।
14 दिन के अंदर पारित होना ही होना दिन विधेयक ने। बस लोकसभा फॉर्मेलिटी पूरी करे है कि राज्यसभा ना सोचा है मेरे ते पूछी को नहीं, मेरी जात पूछी को नहीं, बस यो ही कारण है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त बैठकें, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त बैठकें कौन बुलाता है? संयुक्त बैठकें कौन बुलाता है? वो बुलाता है लोकसभा। लोकसभा को ये अधिकार है कि वो संयुक्त बैठकें बुला सकता है। राज्यसभा संयुक्त बैठकें नहीं बुला सकता, और संयुक्त बैठकें बुला के अध्यक्षता लोकसभा ही करती है, ना कि राज्यसभा। ये दूसरा अधिकार था इसका। अगला अधिकार क्या इसका? केंद्र की मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला अधिकार क्या इसको? अगला अधिकार क्या मिला हुआ इसको? अगला अधिकार अविश्वास प्रस्ताव हमेशा काम पर लाया जाता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? वो लाया जाता है लोकसभा में। कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद सत्ता पक्ष से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखो अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके तुरंत बाद सत्ता पक्ष से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर सत्ता पक्ष अपना बहुमत साबित कर दे तो सरकार बनी रहेगी। एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद लोकसभा में 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते। देखो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है क्या हम लोकसभा में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितने दिनों के बाद हम विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? वो ला सकते हैं 6 महीने बाद। एक बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, उसके 6 महीने के बाद ही हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सत्ता पक्ष को एक मौका दिया जाता है कि वो अपना बहुमत साबित कर दे। अगर वो अपना बहुमत साबित करता है तो सरकार बनी रहेगी। अगर सत्ता पक्ष अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता तो सरकार गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन ये बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया। किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1963 में। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तेज आदमी थे। इन्होंने अपना बहुमत पारित कर दिया और सरकार बनी रही। लेकिन सरकार बनी रही। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब सफल हुआ? वो सफल हुआ 1999 में। 1990 में। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब सफल हुआ? 1990 में। किसके खिलाफ? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये बेचारे भोले आदमी थे।
ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और इनकी सरकार गिर गई। देखो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया। किसके खिलाफ लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तेज मनुष्य थे, तो इन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया और सरकार बनी रही। और अगली बार सफल कब हुआ अविश्वास प्रस्ताव? 1990 में। 1990 में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। ये बेचारे भोले आदमी थे, ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार इनकी गिर गई। सरकार इनकी गिर गई। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद 6 महीने तक हम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते। अगला क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो देता है उपाध्यक्ष को। देखो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सबसे अलग बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ये एक दूसरे को देते हैं अपना त्यागपत्र। लोकसभा का अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन ये बनता है आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 में आपातकाल लगता है। अगर आपातकाल को हटाना है, अगर आपातकाल को हटाना है तो सबसे पहले विधेयक कहाँ पर पारित करना होगा? लोकसभा में। कहाँ पर पारित करना होगा? लोकसभा में। अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य हामी भरते हैं। देखो मतलब हाँ भरते हैं। आपातकाल लगता आर्टिकल 332 में। अगर आपातकाल को हटाना है तो पारित करना पड़ेगा सबसे पहले लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में करना पड़ेगा। अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य हाँ भरते हैं तो आपातकाल हटा सकते हैं। अगर 1/10 सदस्य हाँ नहीं भरते तो आपातकाल लगा रहेगा। अब बात करते हैं हम कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन है? विपक्ष का नेता कौन है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन है? विपक्ष का नेता कौन है? वो है कोई नहीं। देखो इनमें से दोनों ही सीटें खाली हैं, दोनों ही सीटें रिक्त हैं, दोनों ही सीट खाली हैं। 17वीं लोकसभा में ना तो कोई उपाध्यक्ष है ना कोई विपक्ष का नेता है। आपने एक बात पढ़ी होगी, विपक्ष का नेता बनना है लोकसभा की सीटों का 10% होना जरूरी है। लोकसभा की 10% सीटों का होना जरूरी है। मतलब चुमुन सीट अगर होगी विपक्ष के पास तो वो विपक्ष का नेता बनेगा, वरना नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास तो कितनी है? कांग्रेस के पास कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिरला। कौन है साहब? ओम बिरला है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा में महासचिव कौन है? 17वीं लोकसभा में पहली महिला महासचिव कौन है? वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। देखो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पहली
पहली महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और बहुमत दल का नेता कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। वो है नरेंद्र मोदी। वो है नरेंद्र मोदी। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।